हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें वही क्वेश्चन लिया है जो एसएससी जीडी में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैंने इसमें 20 क्वेश्चन लिया है, इन 20 क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए आप लोग इनमें से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, और अगर नहीं भी कर पाते तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में इनमें से किस एक्सपोर्ट जोन की स्थापना की गई है। तो पहले तो बेसिक सी बात समझ लीजिए कि भारत में कितने एक्सपोर्ट जोन हैं। तो भारत में 8 एक्सपोर्ट जोन है, जिसमें से 7 जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित है, सार्वजनिक क्षेत्र में। लेकिन एक जो है वो सूरत में, आप लोगों को पता होगा कि सचिन औद्योगिक क्षेत्र में है, जो कि निजी क्षेत्र में है। तो 7 तो स्वतंत्र है, 7 सार्वजनिक क्षेत्र में। तो उसमें से पूछा जा रहा है कि जो वेस्ट बंगाल का एक्सपोर्ट जोन है उसमें कौन से किसकी स्थापना की गई है। बस पश्चिम बंगाल में किस एक्सपोर्ट जोन की स्थापना की गई है इसमें पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाल्टा। अब देख लीजिए यहाँ, कांडला एक्सपोर्ट जोन जो है वो गुजरात में है, नोएडा एक्सपोर्ट जोन उत्तर प्रदेश में, कोच्चि एक्सपोर्ट जोन केरल में है, चेन्नई तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और सांता क्रूज जो है वो कहाँ है, तो सांता क्रूज है मुंबई में। तो ये 7 आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 7 एक्सपोर्ट जोन है, जिसमें से फाल्टा की बात करें तो वेस्ट बंगाल में, कांडला गुजरात में, नोएडा यूपी में, कोच्चि केरल, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और सांता क्रूज कहाँ है, मुंबई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन 2 देशों के बीच है। अभी आप लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन तो कई एग्जामों में पूछा जाता है, और यहाँ तक कि आप लोग देखे होंगे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब कि 2024 में रिसेंटली में ही पूछा गया था कि दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन 2 देशों के बीच है। तो आप लोगों को पता होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है, और लगभग 5200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा दोनों देश बनाते हैं। तो अभी यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2024 प्रीलिम्स में, आप लोगों को पता भी होगा, और ऐसे जीडी में भी ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए, 1857 की क्रांति तो इतनी फेमस, भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की इसे संज्ञा दी जाती है। ये 1857 में शुरू हुई थी, और आप लोगों को पता होगा इस समय जो थे वो गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, आप लोगों को पता होगा। तो इसमें क्या हुआ था, आप लोगों को पता होगा कि जो राइफल थी, एनफील्ड राइफल की प्रयोग के सिपाहियों के लिए एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था, और उसमें कारतूस लगाने से पहले क्या होता था, दांत से खींचना पड़ता था। और ऐसी अफवाह फैली थी कि सत्य था कि उसमें जो कारतूस का प्रयोग किया गया था गोली के प्रयोग के लिए, वो उसमें क्या हुआ था, वो गाय और सुअर के चमड़ों का प्रयोग किया गया था। जब वो दांत से खींचते थे तो सिपाही जो उसमें थे वो भारत के मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे, तो इससे उनका धर्म भंग हो रहा था। इससे जो सिपाही थे वो भड़क उठे थे, और 1857 की क्रांति का वो तत्कालिक कारण बना था एनफील्ड राइफल का प्रयोग सिपाहियों में। इस कारण ये विद्रोह हुआ था, और इस क्रांति का जो प्रतीक रखा गया था वो कमल और रोटी रखा गया था। और इसको दबाने के लिए, इस क्रांति को जो मुख्य अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनका नाम था कैंपबेल। क्या नाम था, कैंपबेल। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो कौन से मुख्य अधिकारी नियुक्त किए गए थे क्रांति को दबाने के लिए, तो कैंपबेल। क्रांति का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी। और पूछा जाता है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन। और 1857 की क्रांति में पूछा जाता है झांसी से नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल, और कानपुर से नाना साहब, ग्वालियर से तात्या टोपे, बिहार से बाबू कुंवर सिंह। तो
1857 की क्रांति से तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है क्रांति का मुख्य कारण या तत्कालिक कारण क्या था, तो सिपाहियों में एनफील्ड राइफल का प्रयोग। तो ये क्रांति जो थी लगभग 1 वर्षों तक चली थी और जाकर ये 1858 में समाप्त हुई थी। कब जाकर समाप्त हुई थी? 1858 में जाकर समाप्त हुई थी, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को पता होगा कि 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश ताज को सत्ता सौंप दी गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो आप लोगों को पता होगा कि इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे और 15 अगस्त 1985 को इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो राजीव गांधी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इस समय प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी जी थे और 15 अगस्त को ये हस्ताक्षर हुए थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है? तो प्लेइंग इट माई वे बहुत ही फेमस ऑटोबायोग्राफी है, आप लोगों को पता होगा किसकी है? सचिन तेंदुलकर जी की है। और सचिन तेंदुलकर जी का निक नेम यानी कि उपनाम पूछा जाता है तो मास्टर ब्लास्टर इनका निक नेम है। और देखिए कि सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न पूछा जाता है, भारत के सबसे कम उम्र के ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है? तो सचिन तेंदुलकर जी ही हैं। सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एवं पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है और ये भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी में से एक माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे है। सौरभ गांगुली जी की पूछे हम लोग तो आ सेंचुरी इज नॉट इनफ। और बात कर ले कपिल देव जी की तो इनकी कौन सी है? स्टेट फ्रॉम हर्ट्स, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन सी रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है? तो आप लोगों को पता होगा लाल और हरा और पीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जिसके कारण जल के अणु जो होते हैं वो उसे अपनी ओर अवशोषित करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग? पीली। सूर्य के प्रकाश की जो लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य इसकी सबसे ज़्यादा होती है तरंगदैर्घ्य और पीले रंग की, इस कारण जल के अणु जो होते हैं वो उसे अवशोषित कर लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग? पीला। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? और पूछा जा रहा है इसमें कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स देखिए 1951 में इस पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी, लेकिन इस समय इसका नाम था राष्ट्रपति के नाम से इसका पुरस्कार का नाम रखा गया था। लेकिन 1952 में इसका नाम बदल दिया गया और क्या रख दिया गया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो आंसर हम लोगों को क्या हो जाएगा? 1952। इसकी शुरुआत तो 1951 में हो गई थी, लेकिन इस समय उसका नाम था राष्ट्रपति पुरस्कार। लेकिन 1952 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? संगीत नाटक अकादमी। और ये कलाकारों के प्रदर्शन कला में योगदान के लिए दिया जाता है। और संगीत नाटक अकादमी के चलते अनुसार 8 क्लास का डांस होते हैं, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा हम लोग देखते हैं तो कितने होते हैं? 7। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 8 है कि स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन बना था? तो देखिए स्वतंत्रता के बाद विश्व चैंपियन कौन बना था भारत का? वो थे विल्सन जोन्स। कौन थे? और ये बिलियर्ड्स खेल में, बिलियर्ड्स खेल में भारत के लिए सबसे पहले विश्व विजेता बने थे विल्सन जोन्स। और बात कर ले मिल्खा सिंह की तो आप लोगों को पता होगा 1958 में राष्ट्रमंडल खेल में भारत को प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन है? ये मिल्खा सिंह है। इन्होंने भारत को सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जिताया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन कौन थे? तो विल्सन जोन्स जी थे। और बता दें कि 2 बार विश्व विजेता यानी कि विश्व चैंपियन बन चुके हैं। किस खेल में? तो बिलियर्ड्स खेल में, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी है? तो स्वपोषी आप लोगों को पता होगा स्वपोषी कौन होते हैं? तो ऐसा जीव या पौधा जो किसी को बिना हानि पहुंचाए अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, किसी पर निर्भर नहीं होता, उसे कहा जाता है क्या? स्वपोषी।
तो आप लोगों को पौधा पता होगा कि पौधा किसी पर निर्भर नहीं होता, यह स्वपोषी होता है और ये बिना किसी को हानि पहुंचाए अपना भोजन प्राप्त करता है। आप लोगों को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है तथा ऑक्सीजन रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से कौन हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खाद्य रेशे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य रेशे। आप लोगों को पता होगा खाद्य रेशा जो होता है पौधों से प्राप्त एक ऐसा तत्व होता है जो खुद तो अपचनीय होता है लेकिन पाचन की क्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें ये बहुत योगदान देता है। और आप लोगों को पता होगा कि ये कोशिकाओं के लिए दीवार खड़ी करता है, इसे एंजाइम भी नहीं तोड़ पाता है, तो ये अपचनीय होता है, ध्यान रखिएगा। और ये पाचन की क्रिया में पाचन की क्रिया को सुचारू रूप से चलने के लिए या सुचारू रूप से करने के लिए क्या करता है? योगदान देता है। तो खाद्य रेशा अपचनीय होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के का है कि पाटकर चित्रकारी किस राज्य की अद्वितीय सांस्कृतिक का प्रतीक है? तो झारखंड की है। कहाँ की है? पाटकर चित्रकारी बहुत बार पूछी जाती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। कहाँ की है? झारखंड की है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो आप लोगों को पता है कि जो भारत है वो तो 1928, 1932, 1936 इन सब में पुरुषों की हॉकी टीम ने क्या जीती थी? स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1948 में हम लोगों ने अंग्रेजों के घर में जाकर अर्थात लंदन में जाकर हम लोगों ने उनको हराया था। 1948 में भारत की हॉकी टीम ने, पुरुषों की हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, ध्यान रखिएगा। उससे पहले भी 1928, 1932, 1936 में स्वर्ण पदक जीत चुके थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1948 में लंदन में ही जाकर हम लोगों ने उनको हराया था। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंदन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आ जाए कि ओलंपिक में सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक विजेता कौन है भारतीय, तो आप लोग अभिनव बिंद्रा जी का नाम ध्यान रखिएगा। 2008 बीजिंग में जो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वेटिंग फॉर अ वीजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेटिंग फॉर अ वीजा पुस्तक फ्रेंड्स कई बार पूछी गई है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया है? तो किस वर्ष को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया है? 2003 को। किसको? 2003 को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? तो धन विधेयक फ्रेंड्स किस में है? आर्टिकल 110 में है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन विधेयक हमेशा किस में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक हमेशा फ्रेंड्स पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है, उसके बाद ये जाता है राज्यसभा में। लेकिन अगर राज्यसभा इसे पारित या पास न करे तो ये 14 दिन के अंदर अपने आप पारित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, धन विधेयक सबसे पहले किस में पेश किया जाता है? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, लोकसभा में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल जिसे कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता है, राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और पूछा जाता है कब जीता था, तो 1958 में जीता था, ये भी ध्यान रखिएगा। मिल्खा सिंह जी ने जीता था और इनकी ऑटोबायोग्राफी पूछी जाती है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी कौन सी है? ऑटोबायोग्राफी है। तो बहुत बार इनका सन भी पूछा जाता है कि कब ये जीते थे स्वर्ण पदक, तो राष्ट्रमंडल खेल में तो 1958 में जीते थे और ये प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जिताया था कॉमनवेल्थ गेम में। और अभिनव बिंद्रा जी ने व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जिताया था किसमें? ओलंपिक में। कब? 2008 में बीजिंग में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन है 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है फ्रेंड्स, तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स तराइन की पहली लड़ाई जो है वो कब लड़ी गई थी? तराइन की पहली लड़ाई 1991 में, 1191 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर 4, 1191 में।
1191 में आप लोगों को पता होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ी गई थी, और इसमें विजेता कौन बने थे? तो पृथ्वीराज चौहान बने थे, मोहम्मद गौरी इसमें हार गए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और उत्तरायण की पहली लड़ाई बहुत बार पूछी जाती है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। कब लड़ी गई थी? 1191 में लड़ी गई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की मध्य। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिए, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 32 किससे संबंधित है फ्रेंड्स? पोषण, निःशुल्क विधिक सहायता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या समता का अधिकार। तो ये चारों ही ऑप्शन गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, मोपिन उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और यह एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाई जाती है। कई बार पूछा जाता है मोपिन उत्सव किन जनजातियों द्वारा मनाई जाती है, तो गालो जनजाति द्वारा मनाई जाती है। और एक ऐसा उत्सव है, तो एक कृषि उत्सव है। किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम, सॉरी क्या है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम लोगों का भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन फिर से क्लासिकल डांस ही लिखा गया है, तो ये तो मिस्टेक, बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।